चलिए फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2025 को जो है टारगेट करते हुए आज हमारी जो है ये 10 नंबर की क्लास है। डेली हम एक टेस्ट सीरीज जो है करते हैं, उसी क्रम में जो है आज हमारी अगली जो सीरीज है उसमें फ्रेंड्स हम बात करेंगे 10 नंबर की सीरीज। बता दूं, यह जीके जीएस जो है दोस्तों एमपीपीएससी के जो है एग्जाम को टारगेट करता है और उसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यह क्लासें करवाई जाती हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में एक बार जो है कुछ भी लिख दीजिएगा, ताकि जो है ऐसा लग जाए कि मैंने जो बनाया है ये कार्य किया है सही है, कोई गलत नहीं। चलिए बात करते हैं। एमपीपीएससी के लिए तैयारी करते हो और यदि सोच रहे हो कि बाज की तरफ उड़ जाएंगे बहुत जल्दी, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यह दोस्तों वह एग्जाम है जहां जो है हर व्यक्ति की एक समय पर सीमा टूटती है। कितना भी मोटिवेशन हो, लंबा एग्जाम है 1 से 2 साल, तो वैसे भी सिविल सर्विस में 1 साल लग ही जाता है, परंतु ये एमपीपीएससी है इसे 2 साल लगता है। तो क्या है आपके लिए शायरी, जो आप वाकई सीरियस स्टूडेंट हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। आपको लगातार लगातार दीपक के समान जलना होगा यदि पीसीएस अधिकारी बनना है। सूरज सा जलकर अधिकारी नहीं बन सकते। उसमें एसएससी का टेस्ट निकलेगा, आपका वन डे एग्जाम निकल जाएगा कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से अपनी हद रोशन करने से आखिर मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा मैं नींद चैन को त्यागूंगा, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी नहीं भागूंगा। मेरा टारगेट है फ्रेंड्स 10,000 प्रश्न पूरे करवाना, और ये कब एमपीपीएससी प्री की परीक्षा तक। इसी प्रकार से मैं 100 टेस्ट सीरीज करवाऊंगा जिसमें मेरे 10,000 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्न करवाता हूँ। वैसे तो 25 प्रश्न होते हैं, लेकिन इनका जिस प्रकार से मैं सॉल्यूशन देता हूँ वाकई जो है 10 से ज्यादा जो है यहाँ 100 150 200 प्रश्न तक हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं, आप भी समझ जाएंगे, यकीन मानिएगा। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं जरूर जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। चलिए पहला प्रश्न आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न ये है कि भादवा माता मंदिर किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश का प्रश्न। मध्य प्रदेश की जो कला और संस्कृति का सिलेबस है वहां से लिया गया प्रश्न। आपसे पूछ रहा है कि भादवा माता मंदिर किस जिले में स्थित है, जिसका मैं सीधा सा जवाब दे दूंगा कि आप जो है ये नीमच जिले में स्थित है। लेकिन हमारा जो विश्लेषण का तरीका है, नीमच जिले का हम क्या कर देंगे, इसमें पोस्टमार्टम कर देंगे। नीमच जिले से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों सभी बातें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नीमच जिले से संबंधित होंगी। तो आपसे पूछा जाए नीमच जिला का जो है दोस्तों गठन कब किया गया, क्या किया गया था। एक गठन को लेकर के यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि जून 1998 में जो है इसका गठन किया गया था। और कहाँ से अलग करके गठन किया गया था, तो मंदसौर जिले से जो है अलग करके जो है इसका गठन किया गया था। ये आपकी क्या होगी, एक बात हो गई। दूसरी बात आप यहाँ से याद रखेंगे, आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में प्रथम गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया। गरीब बैंक जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, नीमच में स्थापित किया गया है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो है प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम ग्राम न्यायालय तो कहाँ पर स्थित है, झातला ग्राम नीमच में स्थित है। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो आप क्या बताएंगे कि नीमच जिले से शुरू हुई। एक जानकारी और, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछता है नीमच जिले से संबंधित है कि शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि शहाबुद्दीन औलिया साहब का मेला लगता है या उर्स लगता है वो कहाँ पर लगता है, तो आप क्या बताएंगे, नीमच में। अगला जो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की नेत्रदान राजधानी किसे कहा जाता है। नेत्रदान राजधानी शायद आपके लिए नया फैक्ट होगा, लेकिन नेत्रदान जो राजधानी है वो कौन है आपकी, नीमच। आपसे पूछे सीआरपीएफ की जन्मस्थली किसे कहा जाता है। सीआरपीएफ की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, नीमच को जो है सीआरपीएफ की जन्मस्थली कहा जाता है। इतनी बातें आपको यहाँ 7 प्रश्न नीमच जिले से ध्यान रखना है। नीमच की बात करें और तो दोस्तों ये मंदसौर के
मंदसौर क्या बोलता हूँ भाई, अफीम के उत्पादन के लिए भी यह जानी जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजा भोज की आत्मकथा का क्या नाम। दोस्तों राजा भोज किस वंश के शासक थे, तो पहली बात आप बताएंगे परमार वंश के शासक है, और इनकी दोस्तों आत्मकथा का नाम है भोज प्रबंधनम। क्या नाम है, भोज प्रबंधनम जो है इनकी क्या है आत्मकथा। लेकिन ये जो सभी रचनाएं लिखी हुई हैं राजा भोज की, जो फ्रेंड्स ये युक्ति कल्पतरु है ये भी राजा भोज साहब की रचना है, और इसमें जो है जहाज उद्योगों की जानकारी हमें देखने को मिल जाती है इसमें। तो आप क्या बताएंगे, युक्ति कल्पतरु में जो है जहाज निर्माण की जानकारी देखते हैं। भोज प्रबंधनम जो है राजा भोज की क्या है फ्रेंड, आत्मकथा है। विद्या विनोद भी क्या है, इन्हीं की रचना है। अन्य रचनाओं में अगर दोस्तों बात की जाए राजा भोज की जो अन्य रचनाएं हैं, एक राजा भोज साहब की जो रचना है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये रचना जो है आपकी ध्यान रखिएगा वास्तुकला से संबंधित है, गृह निर्माण से संबंधित है। एक इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण। कौन सी रचना है इनकी, एक रचना है सरस्वती कंठाभरण, भी किसकी रचना है, राजा भोज की रचना। राजा भोज जो है परमार वंश के, अगर आपसे पूछ जाए कि राजा भोज की राजधानी क्या थी, तो आप क्या बताएंगे कि राजा भोज की जो राजधानी थी वो जो है धारा नगरी। आपसे फ्रेंड अगली बात की जाए, यहाँ से जो और प्रश्न पूछा जा सकता है, राजा भोज जो है, राजा भोज ने दोस्तों क्या किया था कि जो कल्याणी के चालुक्य शासक थे, सॉरी तेलंगाना के जो चालुक्य शासक थे दोस्तों, एक का जो वो नाम थे तैलप द्वितीय। तो तैलप द्वितीय को क्या किया था राजा भोज ने पराजित किया था, और कलचुरी वंश के जो राजा थे जिसका नाम था गांगेय, इनको भी पराजित किया था। तो ये हो गए आपके गंगू, ये हो गए आपके तेली। ये कहावत जो आपने सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज ने गंगू और तेली दोनों को पराजित किया था। तैलप द्वितीय तेली यानी कि, और गांगेय यानी कि गंगू, इनको पराजित करने के कारण ये कहते आपके सामने। चलिए अगले आपसे पूछ ले कि परमार वंश के जो शासक है तो इनका संस्थापक कौन था परमार वंश का। परमार वंश का यदि आपसे क्या पूछे संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे, उपेंद्र बताएंगे। यदि आप मेरी पिछली क्लास देखते हैं ना, तो आपके लिए एक प्रश्न है कि परमार वंश की जो राजधानी प्रारंभ में क्या होती थी, उज्जैन होती थी, बाद में धारा नगरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी, कमेंट में छाप दीजिएगा यदि ईमानदारी से क्लास देखते। चलिए बात करते हैं अगली बात, राय प्रवीण महल कहाँ पर स्थित है, तो राय प्रवीण दोस्तों जो है एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था इंद्रजीत बुंदेला। क्या नाम था, इंद्रजीत बुंदेला एक शासक थे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के। और इन बुंदेला भाई साहब ने क्या किया कि इनकी जो प्रेमिका है वो कौन है, राय प्रवीण। और जो राय प्रवीण थी फ्रेंड्स, यह जो है इनके धर्म से संबंधित नहीं थी, इस्लाम धर्म से संबंधित थी, परंतु इनके बीच में जो है प्रेम बहुत था। तो घर से जो है अपने वंश से परिवार से विवाद करने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, इनसे जो है शादी की, और इनकी याद में ही इन्होंने क्या बनवा डाला, एक महल बनवा डाला। और ये महल कहाँ पर स्थित है, प्रेम से ओरछा में स्थित है महल, राय प्रवीण महल। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों ओरछा की अगर कुछ अन्य बात करूं कि कौन कौन सी जो इमारतें ओरछा में, तो आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे लेनी है, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। कौन सी बातें, आपसे पूछे कि राम राजा मंदिर कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे कि ओरछा में जो है राम राजा मंदिर है। और ओरछा को ही मध्य प्रदेश की इसी कारण क्या कह दिया जाता है, मध्य प्रदेश की अयोध्या भी इसे कह दिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि जहांगीर महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, जहांगीर महल दोस्तों एक तो ओरछा में स्थित है, और एक आपका ग्वालियर में भी जहांगीर महल स्थित है, गलती मत करिएगा, दोनों जगह स्थित है। आपसे फ्रेंड पूछे ओरछा में जो है शीश महल भी स्थित है, क्या ओरछा में शीश महल भी स्थित है। अगली बात करूं अगर कि ओरछा में और क्या स्थित है, तो आप बताएंगे दोस्तों ओरछा दुर्ग है, ओरछा का किला भी है, इसे ओरछा दुर्ग कहते हैं, और ये रुद्र प्रताप बुंदेला ने बनवाया था। यह फ्रेंड्स बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ये जो है इनकी राजधानी भी रही है बुंदेली की। फ्रेंड्स जहांगीर महल हो जाएगा, राम राजा राय प्रवीण महल। राय प्रवीण महल किसने बनवाया था फ्रेंड्स, आपने ये देख लिया होगा कि इंद्रजीत बुंदेला ने बनवाया था।
छतरपुर में अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर धोबेला महल स्थित है। कौन सा महल स्थित है? धोबेला महल स्थित है, जो वर्तमान में संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। आपसे जो दोस्तों ग्वालियर दिया गया है, तो यहाँ पर जो ग्वालियर दुर्ग है, इसे क्या कहा जाता है? किलों का रत्न कहा जाता है। क्या कहते हैं? किलों का रत्न कहा जाता है। खतरनाक एक किला है। सूरज सेन द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। दतिया में दोस्तों दतिया का दुर्ग स्थित है, जो कि बुंदेलों की राजधानी रही है, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। चलिए अगली बात कर लेते हैं। और अगली बात है हमारे पास मिंटो हॉल के दोस्तों वास्तुकार कौन थे? मिंटो हॉल। तो पहली बात मैं बता दूं कि जो ये मिंटो हॉल है फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे कि ये मिंटो हॉल है जो है, जो भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और यह जो है कभी मध्य प्रदेश का क्या हुआ करता था? ये विधानसभा भवन हुआ करता था। इसका अगर इस मिंटो हॉल की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर मिंटो हॉल के बारे में लिख रहा हूँ, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है, मिंटो हॉल का निर्माण फ्रेंड्स किसके द्वारा करवाया गया था? सुल्तान जहां जो बेगम हुआ करती थी, मतलब कि भोपाल की बेगमों द्वारा करवाया गया। भोपाल की बेगमों द्वारा करवाया गया था। और यह जो है कभी जो है अंग्रेजों को क्या हुआ करता था? सैन्य मुख्यालय हुआ करता था, सेना का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इसका जो दोस्तों उद्घाटन जिसने किया था, तो वो कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वारा जो है इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। मिंटो द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए इसे मिंटो हॉल कहा गया, जो कि भोपाल रियासत अंग्रेजों के पक्ष में रहती थी। जब मध्य प्रदेश आजाद हुआ दोस्तों, तो 1956 से लेकर के 1996 तक क्या रहा? ये मध्य प्रदेश का दोस्तों विधानसभा भवन रहा। क्या रहा? ये मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन रहा। 1996 में दोस्तों शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा एक नया विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया। और अब नया विधानसभा भवन जो कौन सा हो गया है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन हो गया। कौन हो गया है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन हो चुका है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका उद्घाटन जो है शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था, जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 1996 में क्या किया था? उद्घाटन। इस जो ये मिंटो हॉल है दोस्तों, इसके वास्तुकार जो थे यहाँ पे कौन थे? एसी रोवेन थे। कौन थे? एसी रोवेन जो है इसके वास्तुकार। दोस्तों कितनी सारी आपको जानकारी मिल रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों? पता नहीं क्यों लोग जो है बड़ी बड़ी कोचिंग के पीछे भागते हैं भाई साहब। हम भी देखते रहे हैं पहले क्लासें, तो सीधा सीधा जो क्या बता देते हैं, क्वेश्चन और उनके आंसर बताते हैं। फिर भी जो है लोग अच्छा खासा जो है वहां पर जो क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं। लेकिन वास्तव में जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी भाई क्या कीजिएगा, उनकी जो वास्तविकता को पहचानिएगा, आपको ज्यादा लाभ होगा। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एसी रूबेन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हेनरी इरविन जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय भवन है, क्या है? उच्च न्यायालय का जो भवन है, उसके वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन है। चार्ल्स फोरिया दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का भारत भवन है, उसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स फोरिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स डीजल लोकोमोटिव संयंत्र जो है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? सीहोर जिला में स्थित है। और सीहोर जिला में भी कहाँ? सीहोर के दोस्तों शेरपुर में यह संयंत्र स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लीपर कारखाना कहाँ स्थित है, स्लीपर रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? ये भी दोस्तों सीहोर में ही स्थित है, लेकिन कहाँ पर? जहाँ से सुराज सिंह जी हैं, बुधनी में। इटारसी और दोस्तों कटनी में, दो जगह पर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये भी रेलवे संबंध। भोपाल में दोस्तों यहाँ पर जो रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री मिल जाएगी। भोपाल में जो है कोच रिपेयर फैक्ट्री मिल जाएगी, रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय मिल जाएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय मिल जाएगा। आपसे दोस्तों पूछे, जो भोपाल का निषादपुरा है, यहाँ पर भी रेलवे का कारखाना है दोस्तों। स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है रेलवे का? ये प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है। स्प्रिंग कारखाना तो आप कहाँ पर बताएंगे दोस्तों? स्प्रिंग कारखाना है, ये आपको मिल जाएगा सिथौली में। और सिथौली कहाँ पर पड़ता है?
सितौली पड़ता है आपका ग्वालियर में जो है सितौली पड़ जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन जबलपुर में। अगली बात करते हैं कि भीलों के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों भीलों के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे। दिए गए ऑप्शन के अनुसार कि दोस्तों भीलों के गांधी हैं वो कौन है, मामा बालेश्वर दयाल जी जो है भीलों के गांधी हो जाएंगे। जो महेश शर्मा जी हैं इन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, झाबुआ का गांधी किसे कहते हैं, महेश शर्मा को कहते हैं। मिश्री लाल गंगवार जो है दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, निमाड़ का गांधी कहा जाता है। और ठक्कर बप्पा जो है दोस्तों ये कौन थे, आदिवासियों का इन्हें मसीहा कहा जाता है। आदिवासी का मसीहा किसे कहते हैं, ठक्कर बप्पा साहब को कहते हैं, जो कि इन्होंने ही आदिवासी शब्द। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और क्या हो गया भाई, कम हो गया जल्दी। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ गया, अब मुझे लगता है पेन चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड का समय। तीन मानिए खतरनाक प्रश्न करवाऊंगा, प्रैक्टिस जो है आपकी बहुत अच्छी होगी, आप इस बात का निश्चित रहिएगा। तो यहाँ पर कौन सा कलर लेना चाहिए भाई, नीला कलर जो है तो हम क्या लेते, रेड कलर ले लेते हैं। चलिए आपसे जो प्रश्न पूछा गया है प्रारंभिक आर्यों के संदर्भ में, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यकीन मानिएगा। अब यहाँ से जो दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा और अच्छे से प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। जो कथन सही नहीं है वो बताना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल बात दोस्तों ये सही है, संस्कृत बोलते थे। घुड़सवारी किया करते थे, ये बात भी सही है। वे कई झुंडों में रहते थे, ये बात भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये फ्रेंड्स दरअसल बात गलत है, क्योंकि वो कहाँ निवास करते थे, वह जो है ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों की संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति थी। आपका सही जवाब क्या निकल आया, डी निकल आया। ध्यानपूर्वक पूरी फैक्ट देखिएगा, एक भी प्रश्न आर्यों से जितने भी प्रश्न बनते हैं ना नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ जाए आर्य किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे कि आर्य जो है आपका ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे पूछे आर्य कहाँ से आए थे, तो जो सर्वमान्य मत है दोस्तों मैक्स मूलर साहब का, इन्होंने क्या कहा हुआ था कि जो मैक्स मूलर साहब है क्या कहते हैं, आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। आपसे पूछे बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था कि आर्य कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने कहा था बाल गंगाधर साहब ने कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से आए हुए। कहाँ से आए हुए हैं, आर्कटिक प्रदेश से आए हुए। अगली बात आपसे पूछ जाए आर्य समाज की दोस्तों स्थापना किसने की थी, तो आप बता दीजिएगा। 1875 में की गई थी, और किसके द्वारा, दयानंद साहब जो सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापना की गई। आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया, मतलब किसने नष्ट किया, आर्यों ने नष्ट किया, यह बात किसने कही हुई थी, तो जो दोस्तों मार्टिमर व्हीलर साहब थे, एक इतिहासकार थे, ये कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था और सभ्यता को नष्ट कर दिया। आपसे पूछा जाए आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, सरस्वती नदी जो है इनकी सबसे पवित्र नदी थी। इस नदी को नदी तमा देवी तमा इत्यादि नाम देते हैं। आपसे पूछे आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है। अगली बात की से आर्यों का रहन सहन दोस्तों कैसा होता था, तो इनका रहन सहन जो है आपका ग्रामीण जीवन होता था। इतने प्रश्न आपको एक प्रश्न में देखने को मिल गए। क्या दोस्तों पसंद आ रही है क्लास, यदि आ रही है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए देखते हैं कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे कि सत्यमेव जयते जो है फ्रेंड्स ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इससे जुड़ी हुई पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यकीन मानिएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आता रहता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, मुंडकों के साथ। अब यहाँ से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आते हैं देखिएगा, आपसे पूछे दोस्तों अस्तो माँ सदगमय ये कहाँ पर दोस्तों उल्लेखित है, तो आप क्या बताएंगे कि ऋग्वेद में जो है यह उल्लेखित है। कहाँ उल्लेखित है, ऋग्वेद में। आपसे पूछे वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, तो ये महा उपनिषद में जो है, महा उपनिषद में यह जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। क्या वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख कहाँ मिलता है, महा उपनिषद में देखने को मिल जाता है। आपसे पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, बड़ा मतलब बृहदारण्यक उपनिषद जो है हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है।
चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि जो मांडूक्य उपनिषद है वह क्या है हमारा सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है दोस्तों, जो छांदोग्य उपनिषद है वह सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। एक भी प्रश्न जो है आपका इससे बाहर नहीं आएगा। छांदोग्य उपनिषद। कृष्ण की जानकारी कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, यह भी आपकी छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कृष्ण यहाँ पर कहा गया है। भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो उपनिषद हैं उन्हें क्या कहते हैं, भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। जिन्हें वेदांत भी इन्हीं उपनिषदों को कहते हैं, वेदांत। आपसे पूछे यम नचिकेता संवाद की जानकारी किस उपनिषद में देखने को मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, कठोपनिषद में ये भाई सब जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। आपसे पूछे चार आश्रम की जानकारी किस उपनिषद में देखने को मिलती है, तो जवाली उपनिषद में दोस्तों चार आश्रमों की जानकारी देखने को मिल जाती है। किसमें, जवाली उपनिषद। तो दोस्तों उपनिषद से आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा, एमपीपीएससी के सिलेबस में भी शामिल है। उपनिषद रट लीजिएगा, ये प्रश्न इसी प्रकार से जरूर करिएगा। इसे क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक कहते हैं कि एक फैक्ट के जितने भी जो आसपास के फैक्ट बनते हैं ना, सभी एक जगह होते हैं। अगली बात, दिल्ली सल्तनत की ही दरबारी भाषा क्या थी, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी भाषा थी, याद रखिएगा। और फारसी भाषा दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे वो क्या थे, इसके क्या थे, संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या हो गया, 9 नंबर का था ना, जैसे हमने लिया कौन सा नाम, ठीक है नहीं ठीक है, चलिए संस्थापक कौन था, तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश है, उसे क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि जो गुलाम वंश है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था। आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था, तो आप क्या बताएंगे, जो लोधी वंश है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाएंगे। भाई ऐसा ही प्रश्न आया हुआ था, कई लोग कह रहे होंगे क्या पूछ रहा है, तो भाई मैंने आज ही एमपीपीएससी प्री 2017 का पेपर सॉल्व करवाया है, उसमें उठा करके देखिएगा। उसमें पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश अथवा सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन, तो ऐसे प्रश्न आए हुए। यूं ही नहीं मैंने शामिल किए हैं, कम से कम हर वर्ष के जो है पीपीएससी के पेपर पढ़े हैं, जो आता है वही मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए भाई आरएएस में भी पूछ रहे हैं। अगली बात करते हैं कि प्रथम महिला जो है दोस्तों, जो यहाँ की प्रथम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की वो कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका थी। आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों इब्राहिम जो लोधी था, जिसे बाबर ने क्या कर दिया था, मार दिया था, वो कौन था, अंतिम शासक था। आपसे पूछे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन था दिल्ली सल्तनत में, जो सबसे लंबे समय तक शासन किया है दोस्तों वो कौन है, आपका तुगलक वंश है। कौन सा वंश है, तुगलक वंश है, जिसका शासनकाल की दोस्तों बात की जाए तो ये 1200 सॉरी 1320 1320 से लेकर के 1414 तक इसने शासन किया हुआ तुगलक वंश है। कितना हो रहा है, कुल मिलाकर के यह जो है 94 वर्ष तक आपका शासन करने वाला राजवंश रहा है। अगली बात की जाए सबसे कम समय तक शासन किसने किया है दोस्तों, सबसे कम समय तक जो है खिलजी वंश ने शासन किया हुआ, सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने किया हुआ है। और कितना किया हुआ है, इसने जो है 1290 से लगा करके 1320 तक, यानी कि इसने कुल जो है 30 वर्ष शासन किया हुआ। पीडीएफ मिल जाएगा, यकीन मानिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छा फैक्ट रिवीजन होगा। अगर आप 10 दिन भी ऐसी क्लास देख लेते हैं ना, 10 दिन बाद आप एहसास करेंगे भाई पूरा जीके बन रहा है। चलिए बात करते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की। 10 नंबर का प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह। आप देखना इस प्रश्न में जितने भी सत्याग्रह हैं पूरे के पूरे इतिहास सभी सत्याग्रह में करवा दूंगा। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रेंड्स जो बारडोली सत्याग्रह ये कब किया गया था, 1928 में किया गया था, पहला फैक्ट। और इसका नेतृत्व जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या कौन कौन सत्याग्रह आपको ध्यान रखना है,
आपसे पूछे कि गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था। दोस्तों सबसे प्रथम अगर बात की जाए ना, भारत ने प्रथम बात की है तो कौन सा है? अगर बात की जाए पूरी दुनिया में प्रथम जो पहला सत्याग्रह था दोस्तों, इन्होंने जो रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह किया हुआ था। कौन? रंग भेद के खिलाफ, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। और ये कहाँ पर किया हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में ये सत्याग्रह किया हुआ था। ये था इनका पहला सत्याग्रह। आपसे पूछे जो इनका भारत में प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों, वो कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। और कब किया था? 1917 में किया था। कहाँ पर किया था? ये बिहार में किसान ने किया था। आपसे चंपारण लिखा हुआ भाई, कोई टाइपिंग हो सकता है, गलत हो सकती है, जो भी फटाफट करनी पड़ती है। खेड़ा सत्याग्रह जो है दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने जो है गांधी जी ने 1918 में किया था। और कहाँ पर हुआ था? ये आपका गुजरात में हुआ था। आपसे पूछे अहमदाबाद जो मील सत्याग्रह था, ये भी दोस्तों आपका गुजरात में हुआ था और 1918 में हुआ था। आपसे पूछे गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह, मतलब पूरे भारत स्तर पर होने वाला कौन था, तो वो कौन था? असहयोग आंदोलन। और कब चलाया गया था उनके द्वारा दोस्तों? अगस्त 1920 में चलाया गया था। महाड़ सत्याग्रह दोस्तों किसने किया था? ध्यान रखिएगा, महाड़ सत्याग्रह 1927 में किया गया था। किसने किया था? भीमराव ने किया था। बाबा साहब भीमराव जी जो थे उनके द्वारा किया गया। आपसे पूछे नमक सत्याग्रह दोस्तों, जो नमक सत्याग्रह है महात्मा गांधी ने कब किया था? 1930 में किया था। अगली बात करें धरसाना सत्याग्रह दोस्तों, तो ये जो सरोजिनी नायडू सिंह जी थी, सरोजिनी नायडू जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तब करती है सरोजिनी नायडू। आपसे पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों, व्यक्तिगत लिखा हुआ है तो भाई आप लिखिएगा, पर्सनली सुनता है नीचे। व्यक्तिगत सत्याग्रह वो ही नहीं समझिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों कब हुए थे? ये 1940 में हुए थे। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आपसे प्रश्न आता है तो आपको बताएंगे विनोबा भावे साहब थे। आपसे पूछे कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे थे। ये दोस्तों इतनी जानकारी मिलेगी तुमको एक प्रश्न में। तो पसंद आ गया है अभी कर लीजिएगा। चाहिए अभी एक और भाई, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये 1942 में महात्मा गांधी जी का ऐसे था। चलिए अगली, मुझे लगता है भाई एक बार टाइम मुझे देखना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा समय लग रहा है। 1 घंटे की क्लास भी तो करवानी है, 9:12 हो गया। चलिए फिर करवाता हूँ खत्म। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था? दोस्तों पहला फैक्ट्री अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 1900 कह रहा हूँ भाई, 1881 में आया। कब आया था? 1881 में। और इस टाइम पर किसका शासनकाल था? इस टाइम पर जो है आपका लिटन का शासनकाल था। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गर्जे जो गवर्नर जनरल है उनसे संबंधित प्रश्न है, यहाँ देखिएगा कौन कौन सी बातें। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम दोस्तों कब आया हुआ था? तो आपको पहली बात ध्यान रखना है कब आया था? 1881 में आया था। और किसके समय पर आया हुआ था? ये आपका लिटन के समय पर आया हुआ था। लिटन एक प्रक्रियावादी वायसराय था। प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों कब आया हुआ था? 1904 में आया हुआ था। और किसके समय पर आया हुआ था? याद रखिएगा कर्जन के समय पर आया हुआ था। वुड डिस्पैच दोस्तों, वुड डिस्पैच की बात करें 1855 में आया हुआ था। और उस टाइम पे जो गवर्नर हुआ करते थे वो कौन थे? डलहौजी गवर्नर जनरल हुआ करते थे। आपसे पूछे गलघोटू एक्ट दोस्तों कब आया हुआ था? ये आपका 1878 में आया हुआ था। और यह आपके किसके समय पर? लिटन के समय पर लाया गया था। किसके समय पर? लिटन के समय पर लाया गया था, जिसमें समाचार पत्रों को गला घोटा गया था। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1885 में की गई थी। और इस टाइम पर कौन हुआ करता था गवर्नर? तो कौन था? टपररिन था, टपररिन। आपसे पूछे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? तो आप क्या बताएंगे? कैनिंग था। आपसे पूछे सती प्रथा का निषेध किसने किया था दोस्तों? तो जो विलियम बेंटिक था उसने क्या किया था? सती प्रथा का निषेध किया था। आपसे पूछे विधवा पुनर्विवाह दोस्तों किसके समय पर? कैनिंग के समय पर लाया गया था, जो कि 1856 में लाया गया था। आपसे पूछे रोलेक्ट एक्ट के समय जो है दोस्तों ये 1919 का है रोलेक्ट एक्ट। और इस टाइम पर जो कौन था गवर्नर जनरल? जेम्स फर्ड था। कौन था? जेम्स फर्ड जो गवर्नर जनरल था। आपसे पूछे बंगाल विभाजन किसने किया था? दोस्तों कर्जन ने किया था। और कब किया था? 1905 में किया था। इतनी जानकारी आपको मिलेगी एक प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ बात की जाए कावेरी का जो उद्गम है आपका पुष्पागिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी मिल जाएगा, नर्मदा कमरकंटक में। ब्रह्मपुत्र का जो है आपका ये मिलेगा बाहर तिब्बत मानसरोवर मिलता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका जो है सी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो इसके दोस्तों जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सभी नदियां करवा दूं क्या? चलिए देखते हैं नदियां और उनका उद्गम। देखिएगा आपसे मुझे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों सीधा सा बात है, आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य से होता है। आपसे मुझे यमुना नदी का उद्गम ये भी कहाँ से होता है दोस्तों? उत्तराखंड से। यमुनोत्री ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर ये
काफी महत्वपूर्ण नहीं है। आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सिंपल सा आप ध्यान रखेंगे कि मानसरोवर झील से होता है, जो कि तिब्बत में पड़ती है। जुबांग लुंगडुंग ग्लेशियर है भाई वहां पर, तो मानसरोवर झील से होता है। आपसे प्रश्न पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है आपका अमरकंटक पहाड़ी से होता है। आपसे पूछे सोन नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से होता है, ये भी आपका अमरकंटक से ही हो जाए, वैसे भी ध्यान रखिए दोनों का उद्गम कहाँ से हो जाएगा, अमरकंटक से। आपसे पूछे ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों इसमें सतपुड़ा पहाड़ी याद रखिएगा। और सतपुड़ा में ही बात करें तो एक जिला है जिसका नाम है बैतूल जिला। बैतूल जिला में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है कालीभीत नहीं भाई, क्या नाम है पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी। मुल्ताई पहाड़ी में जो है, मुल्ताई पहाड़ी से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है इसे। अगली बात करें गोदावरी नदी जो है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र में कहाँ पर होता है, त्र्यंबक नाम की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, त्र्यंबक पहाड़ी से, त्र्या बना हुआ है, त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। आपसे पूछिए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, महाबलेश्वर पहाड़ी से, महाबलेश्वर पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। अगली बात करें कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या होता है, ये इसी को दूसरा नाम है पुष्पागिरी पहाड़ी। तो पुष्पागिरी ब्रह्मगिरी एक ही बात है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक में पड़ती है कावेरी नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछे सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी आप कहाँ से बताएंगे, मानसरोवर से जो है सिंध नदी का उद्गम होता है। तो इतनी बातें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपका सही जवाब भी मिल गया एक तरीके का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपसे पूछे भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपसे पूछे दोस्तों भारत में सबसे क्या पूछा गया, लंबा बांध पूछा गया। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, हीराकुंड जो है सबसे लंबा बांध है। कहाँ पर स्थित है आपका, ये उड़ीसा में स्थित है। आपसे पूछे इससे जुड़े हुए प्रश्न फटाफट देखिएगा। सबसे बड़ा बांध दोस्तों आपसे पूछा जाए तो जो भाखड़ा नागल बांध है वो क्या है, आपका सबसे बड़ा बांध है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध। आपसे मुझे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे टिहरी बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है। आपसे पूछे नर्मदा नदी में सबसे बड़ा बांध कौन सा बना हुआ है, तो दोस्तों सरदार जो सरोवर परियोजना है, तो वो जो वहां पर गुजरात में बना हुआ बांध है, सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध है, जो है यहाँ सबसे बड़ा। अगले प्रश्न की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों क्या किया था, जो नदी और बांध है इन्हें क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। इंदिरा सागर बांध जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, और ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। अगली बात करें गांधी सागर परियोजना दोस्तों, ये आपकी मंदसौर जिले में पड़ती है, जो कि एमपी में है, और ये चंबल नदी पर पड़ती है। राणा प्रताप सागर आपका कहाँ पर है, ये राजस्थान में है दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध जो है आपका एक कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आप ये ध्यान रखेंगे। आपसे मुझे प्रथम परियोजना कौन है भारत की दोस्तों, तो जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत की क्या है, प्रथम परियोजना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है, मुझे लगता है सब कोई नहीं होगा इसे ना पता हो। राजस्थान में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान में। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा पूरी झीलें करवा दूंगा इसमें, झील से प्रश्न आएगा। चलिए देखिएगा, आपसे पूछे कि सबसे बड़ी तटीय झील आपसे पूछे भारत की, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी क्या है, तटीय झील है। ध्यान रखिए चिल्का झील जो भारत की क्या है, आपकी सबसे बड़ी तटीय झील है। आपसे पूछे सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की कौन सी है, तो आप सब भारत की दोस्तों बात की जा रही है, तो सांभर झील है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है भारत की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है। आपसे पूछे सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो दोस्तों जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ जो पंत सागर, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो कौन सी है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपसे पूछे सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है दोस्तों, तो चिल्का झील है, वही आपकी सबसे बड़ी लैगून झील है। आपसे पूछे सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो भाई सिक्किम में झील स्थित है। अभी क्या है भाई इसका नाम फटाफट मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मैं टाइम नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि बीच में रुकना बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सिक्किम में है, चोलामू शायद है, चोलामू ये कुछ और हुई, देख लेना आप, सिक्किम में बढ़ती है। लोनार झील जो है, लोनार झील दोस्तों कहाँ पर है, कहाँ भाई पहुंच गए, लोनार झील जो है आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। आपसे जो ये ज्वालामुखी से शायद बनी हुई झील है, ध्यान रखिएगा। लोकटक झील कहाँ पर पड़ती है, लोकटक झील जो है आपकी
मणिपुर में है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगली बात करें कि कयाल दोस्तों क्या है, तो केरल में जो लैगून झील है, केरल में पाई जाने वाली जो क्या होती हैं, जो लैगून झीलें हैं, लैगून झीलों क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। आपसे पूछे पुलिगढ़ झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये अधिकांश हिस्सा तो ये दोनों मान याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के मध्य में स्थित है। कई लोगों को ना पता हो लैगून झील, तो अब देखिएगा ये क्या है, मान लीजिए हमारा भारत है, यहाँ पर इस प्रकार से समुद्र बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीच में मान लीजिए बालू आ गई, इस प्रकार से यहाँ पर पानी जो है भरा हुआ है, तो यहाँ पर पानी जो खारा पानी भरा हुआ है, यही झील क्या कहलाएगी, आपकी लैगून झील कहलाएगी। ऐसी लैगून केरल में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, आपके कयाल कहा जाता है। अगली बात करते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। आप क्या बताएंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपका जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान की जो दोस्तों 8वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित। किसका संबंध, इसमें भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं। तो दोस्तों इसमें क्या है, भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां मैं बता रहा हूँ कि कौन में अनुसूची में क्या है, बहुत संक्षेप में बताऊंगा, डिटेल में बात नहीं करूंगा। प्रथम अनुसूची में दोस्तों अगर बात की जाए तो भारत का संघ है और प्लस उसके क्या है, राज्यों के नाम उल्लेखित हैं। आपसे पूछे दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में जो है आपका वेतन के बारे में बताया गया है, जो संघ के पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में। आपसे पूछे तीसरी अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स, तो जो पदाधिकारी हैं भारत के वो के शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में जो है आपका राज्यसभा से संबंधित है, जो स्थानों का आवंटन किया गया है, स्थान आवंटन किया गया है उसमें। पांचवी अनुसूची दोस्तों ये है जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। और छठवीं अनुसूची भी आपकी जनजातीय प्रशासन से ही संबंधित है, लेकिन ये 4 राज्य दोस्तों उल्लेख करता है, वो राज्य कौन से हैं आपके, असम, मेघालय, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। आपसे मुझे 7वीं अनुसूची में दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बंटवारा किया गया, क्या किया गया है, बंटवारा। बंटवारा किसके मध्य में दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास में किस किस क्षेत्र में क्या क्या पावर होगी, इसका बंटवारा किया गया है। आपसे पूछा जाए 8वीं अनुसूची में दोस्तों किससे संबंधित प्रावधान है, भाषा संबंधित प्रावधान है। 9वीं में क्या है दोस्तों, पंचायत संबंधित बातें लिखी गई हैं। 10वीं में क्या है आपका, भाई क्या लिख रहा है, 9वीं सूची में गलत बता दिया मैंने, लिखिएगा। तो 9वीं सूची जो है आपकी, इसमें जो है दोस्तों भूमि सुधार संबंधी कानून है। मैं भूमि सुधार बस नहीं है, मुख्य कानून जो है भूमि सुधार ही है, परंतु इसमें वो कानून है जिनकी सर्वोच्च न्यायालय जो समीक्षा नहीं कर सकता। 10वीं अनुसूची दोस्तों, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई है, दल बदल संबंधी। 11वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, ये पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है आपकी किससे संबंधित है, नगरीय निकायों से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने 12 की 12 अनुसूचियां करवा दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो दोस्तों भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। कहा गया है भारत दैट इज इंडिया दैट शैल बी, क्या कहा गया है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इंडिया क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब संघ को, संघ के देखिएगा 2 शब्द होते हैं, एक जो है यहाँ पर यूनियन कहा गया, यूनियन होता संघ के लिए, एक और संघ के लिए ही प्रयोग शब्द लेते हैं हम, फेडरेशन शब्द का भी प्रयोग किया जाता संघ के लिए। लेकिन ये फेडरेशन शब्द दोस्तों वो होता है एक समझौते का परिणाम होता है, जब चाहे इसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन यूनियन जो है ये समझौते का परिणाम नहीं होता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और भारत क्या है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, अर्थात इसे कभी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद करवा देता हूँ आपसे। पूछे अनुच्छेद 13 में दोस्तों क्या किया गया है, मौलिक अधिकार संबंधी अनुच्छेद है, और इसमें विधि शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है, विधि शब्द। बात से पूछे अनुच्छेद 15 में दोस्तों, मैं सीधी सी बात करूं मोटे तौर पर, तो इसमें शिक्षा में क्या है, आरक्षण बात की गई है। शिक्षा में जो है शिक्षा संस्थान जो है उनसे संबंधित आरक्षण की बात की गई है। आपसे पूछे 16(4) में दोस्तों, जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, उनमें जो आरक्षण की चर्चा किसमें है, तो आप क्या बताएंगे, 16(4) में की गई है। आपसे पूछे 17 में क्या किया गया है दोस्तों, छुआछूत होता है जिसे अस्पृश्यता भी कह देते हैं, अनटचेबिलिटी कह देते हैं, अंत किया गया है अस्पृश्यता का। जो अनुच्छेद 18 है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है, जो उपाधियां पहले होती थी उनका अंत किया गया है।
आपसे पूछे 21 में क्या किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है, आपके अनुच्छेद 21 में की गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात। आपसे पूछे अनुच्छेद 23 में दोस्तों क्या किया गया है, तो अनुच्छेद 23 में जो है आपका तो फ्रेंड्स बलात् श्रम पर जो है रोक लगाई गई है। बलात् श्रम, बलात् श्रम और प्लस मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, व्यापार पर जो है रोक लगाई गई। इसका मतलब क्या होता है, मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि मनुष्य को बेचा नहीं जाएगा, अंग नहीं उसके बेचे जाएंगे, किसी को भाई लड़की नहीं बेची जाएगी, ऐसी जो बातें होती है मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ तो क्या होता है, समझ तो जाया करो, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा बोलने का जो उद्देश्य होता है ना शब्दों का, वो क्या होता है, सब सीधे से समझ में आ जाए, कोई उद्देश्य नहीं रहता है। चलिए बात करते हैं 24 नंबर में। तो इसमें दोस्तों जो बालक होते हैं बच्चे छोटे छोटे के, उनको जो है कारखानों में काम करने से रोका गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में रोक लगाई गई है। 25 में दोस्तों क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 25 है। 32 में क्या है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। बाबा साहब ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया था। 40 में क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पंचायत संबंधी प्रावधान 40 में है। 44 में क्या है दोस्तों, सीसीसी है। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता किसमें है आपका, 44 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है। तो दोस्तों सीधा सा जवाब देता हूं, ओजोन परत जो है वायुमंडल के क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो जुड़े हुए से प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, ओजोन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो आप देखिएगा कि डॉप्सन जो है ओजोन मापने की इकाई होती है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है आपकी, डॉप्सन। आपसे पूछे कि सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, दोस्तों ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला रसायन है, इसका पूरा नाम होता है क्लोरो कार्बन जो है इसका पूरा नाम होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे लगता है जितनी भी परीक्षा होती है सभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है, सीएफसी। क्षेत्र दोस्तों, ओजोन क्षेत्र कहाँ पर देखा गया था, अंटार्कटिका के आसपास देखा गया था। कब, 1970 के दशक में देखा गया था। कार्य क्या होता है दोस्तों, ओजोन परत की अगर कार्य की बात की जाए तो ये क्या करती है, पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें वो क्या कर देती है भाई, फिल्टर करके भेजती है, यानी कि इनको जो नुकसान पहुंचाने वाली जो किरणें हैं उनको रोक देती है। सूत्र क्या होता है, ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखिए। आपसे पूछे सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है 1987 में मॉन्ट्रियल, कहां पर, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो कि कहां पर पड़ता है, कनाडा में पड़ता है, वहां पर जो है सम्मेलन हुआ था। आपसे पूछे बैड ओजोन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कुछ ओजोन देखिएगा, ओजोन जो होती है ना, तो 90% ओजोन कहाँ मिलती है, समताप मंडल में मिलती है, लेकिन 10% जो ओजोन होती है वो क्षोभ मंडल में मिलती है। तो ये क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल में जो ओजोन मिलती है उसे कहते हैं बैड ओजोन। आपसे पूछे निचली परत जो है, सबसे निचली परत वायुमंडल की कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचली परत। आपसे पूछे नाइट्रोजन कितनी है वायुमंडल में, तो आप क्या बताएंगे, 78% नाइट्रोजन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय रूप का भी होता है, इसकी जो खोज की थी किसने की थी, मैक्सवेल द्वारा की गई थी। आप जुड़े हुए से प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्म तरंगों की दोस्तों खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, छोटी छोटी बातें हर्ट कर देते हैं, हर्ट ने इसकी खोज की थी। आपसे पूछे रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, मार्कोनी ने जो है रेडियो तरंगों की खोज की थी। आपसे पूछे एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, रॉन्टन साहब ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, जो परावैंगनी किरणें हैं इनकी खोज किसने की थी, रिटर ने जो है की हुई थी। आपसे पूछे गामा किरणों की खोज किसने की थी, बैकुरल द्वारा जो है गामा किरणों की खोज की गई थी। और रक्त किरणों की खोज दोस्तों किसने की थी, हर्शेल द्वारा जो है रक्त किरणों की खोज की गई थी। आपसे पूछे सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य किन तरंगों का होता है, तो आप यदि इसे देखेंगे तो जो दोस्तों रेडियो तरंग के बाद सूक्ष्म तरंग होती हैं, तो सूक्ष्म तरंगों, सॉरी रेडियो तरंगों का जो क्या होता है सबसे बड़ा जो है तरंग दैर्ध्य होता है। जैसे जैसे इस प्रकार से जाएंगे जो अंत में होगी वही का सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो गामा किरणों का सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे ज्यादा ज्यादा ऊंचा भाई क्या कहता है, ज्यादा ऊंचा नहीं, यहाँ पर आई थिंक ऊर्जा होगी,
क्या होगी यहाँ पर ऊर्जा होगी। सर्वाधिक ऊर्जा जो जिसमें दोस्तों सबसे जो छोटी छोटी होंगी उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो किसमें होगी, आपकी गामा किरणों में होगी। इसीलिए तो गामा किरणों का उपयोग किया था परमाणु विकिरण में, और किरणों का उपयोग जो है पृथ्वी के अंदर पता लगाने में भी, पृथ्वी के अंदर क्या मटेरियल है इनका उपयोग करते हैं। आपसे कुछ सर्वाधिक भेदन क्षमता भी किसकी होती है दोस्तों, गामा किरणों की ही सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। आपसे पूछे एंगस्ट्रॉम क्या है, तो दोस्तों ये जो है एक मात्रक है, किसका है भाई, मैं क्या बताऊं, दूरी का मात्रक, मात्रक है ये, छोटी छोटी दूरी, नाभिकीय दूरी मापने का मात्रक है। कौन सी दूरी, बहुत छोटी दूरियां जो होती है नाभिकीय दूरी मापने का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। शायद ही दोस्तों इस प्रकार से यूट्यूब में कोई भी प्रश्न करवा रहा होगा, शायद ही करवा रहा, देख रहे हैं ना आप, जो पूरा टॉपिक का टॉपिक इसमें क्या हो जाता है, क्लास हो रहा है। अगली बात करते हैं, जो यहाँ पर एक किरण में शायद भूल गया हूँ भाई, ये जो न्यूटन साहब है ना, ये न्यूटन ने क्या की थी, विजुअल लाइट की खोज की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, दृश्य किरणें कह देते, क्या कहते हैं, दृश्य किरणें कह देते हैं। दृश्य किरणों की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। चलिए अगली बात करते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब भाई क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका केंद्र। तो क्या करा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो भाई देखेंगे तो मुझे लगता है इसके दो ऑप्शन सही हैं, क्लोरोप्लास्ट भी हो रहा है भाई, क्योंकि हरित लवक देखेंगे तो किसमें मिलता है भाई, हरे पौधों में देखने को मिलता है, जो पौधे मतलब होते हैं हरे भागों में देखने को मिलता है, पत्तियों में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, इसे हरित लवक कह देते हैं हिंदी में। और कोशिका जो भित्ति होती है यह भी दोस्तों पादपों में देखने को मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं मिलती। दोनों संरचनाएं जो है आपको जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों दोनों के कारण जो है अंतर होता है, इसके दोनों ऑप्शन सही है। चलिए कोशिका से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ कि जीवाणु में जो दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है। आपसे पूछे जो पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप क्या बताएंगे कि सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पौधों में या पादपों में पाई जाती है। आपसे पूछे जो, तो गलत बताया, थोड़ा सा बता रहा हूँ, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और जो जीवाणु है ना इनकी कोशिका भित्ति जो है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन की बनी होती है। चलिए अगली बात करते हैं, राइबोसोम जो है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, कोशिका की जो है इसे प्रोटीन फैक्ट्री कह दिया जाता है, क्या कहते हैं इसे, जो है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कह दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कह देते हैं, इसे जो है पावर हाउस, पावर जो है पावर हाउस ऑफ क्या कहते हैं, इसी को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कह दिया जाता है। इन कोशिका का ऊर्जा ग्रह। सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों कौन होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, क्या सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। आपसे पूछे जीव की इकाई क्या है, तो दोस्तों जो कोशिका होती है वो सभी जीवों की क्या है, आधारभूत और संरचनात्मक इकाई है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपका लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आपकी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ट्रॉफिक मैन ऑफ सेल, कोशिका का ट्रैफिक मैन किसे कहते हैं, तो जो दोस्तों आपका क्या होता है, कोशिका में पाए जाने वाला गोल्जी, गोल्जी बॉडी जो होता है भाई, गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी को क्या कह दिया जाता है, ट्रैफिक मैन ऑफ सेल। चलिए अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर होता है, तो दोस्तों 1024 बाइट की अगर बात करें तो ये किसके बराबर होता है, 1 केबी के बराबर होता है। क्या होता है, 1 केबी के बराबर होता है। और जब ऐसी 1024 केबी हो जाती है तो फिर क्या बनता है, 1 एमबी का निर्माण हो जाता है। और जब ऐसी 1024 एमबी हो जाएंगी तो क्या बनेगा, 1 जीबी का निर्माण करेंगी। और जब ऐसे ही 1024 जीबी हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, 1 टीबी का निर्माण करेंगी। फिर इसके बाद पीबी बनेगी, जेडबी जेटाबाइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। 1024 बाइट किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 1 केबी के बराबर होता है, याद बस। चलिए अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र रचयिता कौन है। अब इसमें प्राचीन भारत के इतिहास सभी पुस्तकें जो है एक साथ करवा दूंगा, जैसे 2 मिनट का समय लेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र रचना दोस्तों किसने की थी, वो की थी भरत मुनि ने की हुई थी। चलिए देखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, कौटिल्य साहब ने जो अर्थशास्त्र की रचना की हुई थी। मुद्रा राजशास्त्र की रचना किसने की हुई थी दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, विशाखा दत्त ने
की हुई थी। आपसे मुझे पंचतंत्र की रचना किसने की हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, विष्णु शर्मा द्वारा जो पंचतंत्र की रचना की गई थी। कालिदास के द्वारा जो है दोस्तों बहुत सी रचनाएं की गई हैं। एक महत्वपूर्ण रचना की ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। वराहमिहिर ने जो दोस्तों लिखी थी वो पंच सिद्धांतिका लिखी हुई थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, पंच सिद्धांतिका लिखी थी। अश्वघोष ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप क्या बताएंगे कि बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखी गई थी, अश्वघोष के द्वारा। आपसे क्षेमेंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप क्या बताएंगे, जो बृहत कथा मंजरी है, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी। कल्हड़ ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप बताएंगे राजतरंगिणी ने, राजतरंगिणी नाम की पुस्तक किसने लिखी हुई थी, कल्हड़ ने लिखी हुई थी। आपसे विज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी, तो मेघताक्षरा नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, विज्ञानेश्वर द्वारा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का, और लास्ट प्रश्न क्या है, आपसे पूछ रहा है कि किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा। जीव भार का पिरामिड पूछे ना, जीव भार का पिरामिड दोस्तों याद रखिएगा, ये हमेशा सीधा ही बनता है, लेकिन कहाँ, जल में जो है उल्टा बनता है। जल में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। किसका पिरामिड, जीव भार का, बाकी जो है सीधा बनता है। जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, लेकिन एक जगह है कहाँ पर बनता है, उल्टा बनता है। वृक्ष में जो है उल्टा बनता है। बस ऐसा ही याद कर लीजिए, भाई कंफ्यूज हो जाएंगे जो हर को अलग अलग से करेंगे। सबको ध्यान रखना है कि सब कुछ सीधे बनते हैं, लेकिन जीव भार का जो पिरामिड होता है वो जल में उल्टा बनता है, और जीव संख्या का पिरामिड वृक्ष में उल्टा बनता है। मैं ये वाला बता देता हूँ उदाहरण के माध्यम, जैसे क्या है देखिएगा, एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है, और पेड़ में बहुत सारी शाखाएं हैं, इस प्रकार से पेड़। अब ये पेड़ तो क्या है भाई, एक है। जीव मतलब क्या है, एक जीव है ना, ये एक संख्या है ना, लेकिन इसमें निवास करने वाले जीव क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे तीतर, बटेर का, जो हाड़ी कौवा होता है, चिड़िया होती है, पक्षी, बाज, बहुत सारे एक से अधिक जीव रहते हैं। तो इसमें एक से ज्यादा संख्या हो गई ना, मतलब नीचे क्या है संख्या कम है, ऊपर क्या है संख्या बढ़ रही है, तो पिरामिड कैसा बनेगा, इस प्रकार का पिरामिड बनेगा, यानी उल्टा पिरामिड बन जाएगा। और जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या बैठी हुई है, डौकी जानते हो, नहीं जानते, चलो चिड़िया बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है, चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई है, चिड़िया ऐसे बैठती है ना चिड़िया, चलिए ऐसे बैठ जाएगी चिड़िया, मान लीजिए बैठी है, क्या बैठी है, ये चिड़िया बैठी है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे कितने कीड़े हो सकते हैं, परजीवी, जू हो सकते हैं, खटमल हो सकते हैं, तो एक से अधिक जीव रहते हैं इसके ऊपर भी। तो ये क्या हो जाता है, संख्या का उल्टा बनता है। वृक्ष में जो जीव संख्या का पिरामिड वृक्ष में उल्टा बनता है, और जीव भार का पिरामिड कहाँ पर, नदी में यानी कि जल में उल्टा बनता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी ऊर्जा का हमेशा सीधा बनता है। तो पिरामिड शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये ध्यान रखिएगा, चार्ल्स सेटन ने किया था, बाकी मैं सब बता दिया। तो फ्रेंड्स ये क्या थी, हमारी क्लास थी। अगर आपको क्या है क्लास दमदार लगी है, पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलिएगा दोस्तों, पीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, नेक्स्ट में मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।